नमस्कार दोस्तों। 5 अगस्त की तारीख नजदीक आ रही है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जब 1 साल पूरे हो जाएंगे जब देश की संसद ने कानून पारित करके धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। उस धारा को जो संविधान में 1949 में अस्थायी और परिवर्तनीय रूप में, यानी जो नेचर में टेम्परेरी थी, परिवर्तनीय मतलब जिसे बदला जा सकता था, उसको वाकई में बदल दिया और उस अस्थायी स्वरूप को खत्म कर दिया। देश के गृह मंत्री अमित शाह अचानक संसद में आए थे। तमाम रहस्यमयी परिस्थितियों के बीच जब पूरे देश में लग रहा था कि कभी 35 से खत्म हो जाएगा या क्या होगा, कुछ जम्मू कश्मीर पर होने वाला है, ये सबको पता था। लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा ये हम लोग संसद में बैठे पत्रकार दीर्घा में बैठे हुए लोग भी कयास लगा रहे थे, सोच रहे थे। और जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया था विधेयक का प्रारूप, तो उसमें एक एक लाइन पर नजर थी और कोई शुरू में कह रहा था 35 से खत्म हुआ, 35 से खत्म। और अचानक एक झटके में जब अमित शाह ने कहा धारा 370 को खत्म कर दिया गया, तो पूरे पत्रकार दीर्घा में एक सन्नाटा सा छा गया था। कुछ लोग बहुत ही हतप्रभ थे, बहुत ही आश्चर्य में थे और बहुत लोगों को रोमांच भी था कि आखिर इतना बड़ा फैसला एक झटके में कैसे हो सकता है। लेकिन वो सच्चाई थी और जो लोग शॉक्ड हुए थे या जो हतप्रभ थे या रोमांच में थे, जिनको खुशी भी थी लेकिन वो सोच रहे थे कि न जाने कैसे क्या होगा, खुश होने वाले लोग बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश में एक बड़ा वर्ग था जो चाहता था कि 370, जिससे लोग डिस्क्रिमिनेटरी मानते थे पूरे देश में, जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर के एक अलग इमोशन बड़े वर्ग में था। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में लोग इसे मानते थे कि ये एक राष्ट्र एक सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, राष्ट्र की राष्ट्रीयता की भावना के अनुरूप नहीं है, और इसलिए 370 खत्म होना चाहिए था और 370 समाप्त करने का फैसला एक झटके में ले लिया गया था। और उसके बाद तमाम उपमाएं दी गई थी अमित शाह को, और किसी ने लौह पुरुष कहा, किसी ने उन्हें न जाने किन किन उपमाओं से उनको अलंकृत किया। अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि थी उसके आसपास आकर के खड़े हो गए थे। यानी जो नंबर 2 को लेकर के डिबेट और ये सब इधर उधर की बातें पॉलिटिक्स में होती थी, एक झटके में एक ऐसी इमेज संसद के सामने आई कि सारे लोग, सबको लगने लगा कि एक ऐसा पॉलिटिकल पर्सनालिटी जो इतना कड़ा और बड़ा फैसला इस तरह से ले सकता है और संसद में आकर के इतना फर्मली, वो दृश्य हमारी आंखों के सामने अभी भी गुजरता है। तो हम सोचते हैं कि हम बैठे हुए थे तो हमें लगता था कि कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह का रिस्पांस होगा, किस तरह की छटपटाहट थी अपोजिशन की बेंच पर। लेकिन कुछ लोग थे, संविधान की प्रतियां फाड़ी गई थी, वहां पर पीडीपी के नेताओं ने फाड़ी थी, बहुत कुछ हुआ था, उनको निकाला गया वहां से। लेकिन जो स्थिति की कल्पना की गई थी कि न जाने क्या हो जाएगा, शायद रक्तपात हो जाए जम्मू कश्मीर में या बहुत बड़ा सियासी भूचाल आ जाए, सारी चीजों को विराम देते हुए एक क्रेडिट 1 साल के बाद, जब 1 साल होने वाला है, मैं शायद 5 अगस्त की बात करता, लेकिन आज इसलिए बात कर रहा हूं कि कई घटनाक्रम हुए हैं। पाकिस्तान लगातार बौखलाहट में अपने प्रोग्राम बना रहा है कि 5 अगस्त को क्या करना है, किस तरह से ब्लैक डे मनाना है, कैसे कश्मीर में वो अस्थिरता फैलाने के लिए लोगों से संपर्क कर रहा है। निशाने पाकिस्तान की घोषणा कर दी। गिलानी जो सबसे बड़े अलगाववादी नेता हैं, उनको पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान से नवाजने की घोषणा कर दी। तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दिन पहले इस पर बात करता हूं और ये क्रेडिट देते हुए कि जो कल्पनाएं की गई थी कि न जाने क्या हो जाएगा, खून बह जाएगा, रक्त की नदियां बह जाएंगी, शायद राजनीतिक भूचाल आ जाएगा, दिल्ली की सियासत में न जाने कैसी उथल पुथल हो जाएगी, तमाम आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए जो स्थिति थी उसको बिगड़ने नहीं दिया गया। तो एक क्रेडिट, पहला क्रेडिट जो निर्विवाद रूप से शायद अपोजिशन के लोग भी देंगे कि 370 समाप्त होने के बाद इस तरह की कोई उथल पुथल नहीं हुई, जबकि बहुत बड़ा बहुत कड़ा फैसला था जिसमें दुश्मन देश हमारे खिलाफ
बुरी तरह से बौखलाया हुआ था और देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश हो रही थी। आतंकी संगठन साजिश कर रहे थे, अलगाववादी नेताओं में उथल पुथल बेचैनी थी। इन सब को मैनेज करते हुए कोई स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया गया। ये क्रेडिट सरकार को देना पड़ेगा, उन संस्थाओं को देना पड़ेगा जिन्होंने मेहनत की, काम किया, मैनेजमेंट किया। वो पर्दे के पीछे जो लोग हों, अजीत डोभाल और जो एजेंसीज के लोग, या गृह मंत्री के रूप में सारी कमान जो होम मिनिस्टर अमित शाह के हाथ में थी, या फिर नरेंद्र मोदी का अपना दिमाग, या फील्ड में काम करने वाली वो एजेंसीज जिनके तालमेल से वो सारी चीज़ें जो कल्पनाएं थीं वो खत्म हो गई और जम्मू कश्मीर में उस तरह की कोई स्थिति नहीं बनी जिसकी कल्पना लोगों ने की थी। अब मैं आपसे बात करता हूं कि एक साल में जम्मू कश्मीर में क्या बदला। जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गया, तो यानी एक चीज तो हो गई कि देश के जितने भी कानून हैं वो सारे के सारे जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यूटी बना दिया गया, लद्दाख को अलग कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया, यानी विभाजन हो गया स्टेट का और दोनों यूटी हो गए। और सरकार ने ये कहा कि जब स्थिति सामान्य होगी तो जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य बनाने में उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। यानी जो लोग सवाल उठाते हैं कि हम राज्य थे और एक राज्य के रूप में हमारा स्टेटस खत्म हो गया, उनके लिए संभावनाएं बची हुई हैं कि स्थिति जब पूरी तरह से सामान्य होगी तो राज्य का दर्जा फिर से वापस मिल सकता है। अब और चीजें क्या बदल गई, सारे कानून वहां पर लागू होने लगे। एक जो बड़ा परिवर्तन आया जम्मू कश्मीर में, वहां की डोमिसाइल नीति को लेकर के जो बड़ा प्रश्न था धारा 370 समाप्त होने के बाद कि क्या वहां की डोमिसाइल नीति में भी कोई फर्क पड़ेगा। सरकार ने बहुत ही फर्मली ये डिसीजन लेते हुए भी कि जो लोग 15 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं वो वहां के अधिवासी माने जाएंगे। यानी वहां की नौकरियों के लिए, वहां के कामकाज के लिए, वहां जमीन खरीदने के लिए, वहां रहने के लिए हर तरह के अधिकार हासिल करने के भी पात्र होंगे। और भी कई चीजें हैं, जिसने हाई स्कूल इंटर वहां से किया हो, तरह तरह के क्लॉजेस में एक अधिवासी नीति नई बन गई। एक बड़ा चेंज आया। दूसरा बड़ा चेंज क्या आया कि जम्मू कश्मीर में जो लीडरशिप थी, जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप हम कहते थे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो, कांग्रेस की हो, पीडीपी की हो, वो सारी लीडरशिप धारा 370 समाप्त होने के बाद बिखर गई। उसमें तमाम लोग नजरबंद हो गए थे, हिरासत में आ गए थे, या तो गिरफ्तार हो गए थे। अलगाववादी नेताओं के अलावा मेन स्ट्रीम के लीडर्स भी, उनकी जो पब्लिक के बीच में पैठ, सो कॉल्ड पैठ जिसका वो दावा करते थे, वो एकदम खत्म होती हुई नजर आई। और एक नई लीडरशिप, वो पंचायत के लेवल पे हो, कहीं ना कहीं से जिला के लेवल पर हो, ग्रूम होने लगी उनके अपने एस्पिरेशन को लेकर के कि हम, और आपको बता दूं कि इस बीच में पंचायत के चुनाव भी वहां कराए गए और वहां पंचायत के प्रतिनिधि चुने गए जो अपने अपने पंचायतों में डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता और कोई भी नहीं कह सकता ईमानदारी से कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ अच्छा हो रहा है, या सारी समस्याएं वहां से खत्म हो गई। और वो इतनी आसानी से हो भी नहीं सकती, और देश की सरकार इसको नहीं दावा कर सकती, कोई एजेंसी इसका दावा नहीं कर सकती। लेकिन एक बड़ा वर्ग है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने, जो जस्टिस एसके कौल ने कहा, वो गौर करने लायक बात है। उन्होंने एड्रेस किया जम्मू कश्मीर के लोगों को कि आप अतीत की परछाई से निकलिए और वर्तमान की ओर आगे बढ़िए, वर्तमान के चैलेंजेस जो हैं उनको अडॉप्ट करिए। एसके कौल खुद भी कश्मीरी हैं, वो कश्मीर की नब्ज को समझते हैं, और उन्होंने एक क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में एक छोटे से हिस्से में जब ये उल्लेख आया कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, किसी ने कहा जो एप्लीकेंट था कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, बहुत सुंदर जगह है और स्वर्ग कहा जाता है धरती का। उन्होंने कहा जी हाँ, आपको जाना चाहिए, बहुत सुंदर जगह है, और एक थोड़े से हिस्से को छोड़ करके बाकी जगहों पर स्थिति सामान्य है। तो थोड़ा सा हिस्सा कौन सा है? वो हिस्सा है जम्मू कश्मीर का दक्षिणी हिस्सा, साउथ का हिस्सा। कई रिपोर्ट्स में इधर पढ़ रहा था कि कुछ आतंकवादी श्रीनगर में घूम गए, मध्य कश्मीर में घूम गए, इधर घूम गए। तो ये छिटपुट चीज़ें होती रहेंगी,
और ये इसको आप पूरी तरह से आप खारिज नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते अचानक कि जम्मू कश्मीर बड़ा वोलेटाइल चेंज आएगा और सब कुछ एकदम सामान्य। ऐसा नहीं हो सकता अभी फ़िलहाल। लेकिन एक जो समस्या है, जो प्रमुख समस्या है, वो साउथ के हिस्से में है और हमारी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारे सारे सुरक्षा बल पूरा ध्यान केंद्रित करके जो अनंतनाग, बारामूला, पुंछ का जो भी इलाका है, जो वो इलाके हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब इलाके हैं, उन इलाकों में उनका फोकस है। और इस साल अभी तक 154 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। और एक जो बड़ा चेंज है, जो डेवलपमेंट है, एजेंसीज का दावा है, उसकी ज़मीनी रूप से पड़ताल अभी आने वाले दिनों में और होगी, और भी जब रिपोर्ट्स आएंगी तब उसकी तस्दीक होगी। लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि 48% कमी आई है जो स्थानीय युवाओं को आतंकी के रूप में भर्ती किया जाता था आतंकी संगठनों में, उसमें 48% की कमी आई है। ये बड़ा चेंज है। अगर ये हो रहा है तो जम्मू कश्मीर में मानना चाहिए कि एक अंदर ही अंदर एक बड़ी चेंज की शुरुआत, बड़े परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। वो एफर्ट्स किसके हैं, बार बार उसे दोहराऊंगा नहीं। एफर्ट्स मैनेजमेंट मल्टीपल लेवल पे हो रहे हैं, उसकी कमान एक जगह है, लेकिन संयोजित प्रयास हो रहे हैं जिसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस भी शामिल है, जिसमें ज़्यादातर लोग स्थानीय हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं। तो पंचायतों में आदिवासी नीति, पंचायतों में चुनाव होना और उनके अपने डेवलपमेंट, अपने एस्पिरेशन पर काम करना, आतंकवाद पर नकेल, पत्थरबाजी की घटनाएं कम होना। और आप खुद सोचिए कि जम्मू कश्मीर में जहां पर इतनी ज़्यादा आतंकवाद की घटनाएं होती थीं लगातार, आप फेरिस्त आप देख लीजिए, आप पुलवामा को भी देख लीजिए, पुलवामा का इंसिडेंट जो हुआ, आप उसके पहले के तमाम, मतलब कोई वर्ष नहीं बीतता होगा जब कोई ना कोई बड़ी वारदात हो जाए, लेकिन एक साल में इतनी कोई बड़ी घटना नहीं हुई जो पाकिस्तान की नापाक हरकत, नापाक मंसूबे को कामयाब करे, ये मैसेज दे कि भाई डिसेंट वाइस इस तरह की है कि जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा हमला हो गया। पाकिस्तान ने हर कोशिश कर ली, हर तरह की नापाक हरकत कर ली, हर तरह की साजिश रच ली, हर तरह से एफर्ट किए कि पाकिस्तान ने कि कश्मीर में अस्थिरता फैलाए अलगाववादी नेताओं के जरिए, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब पाकिस्तान नई नई हरकतों पर उतर आया है। गिलानी साहब को निशाने पाकिस्तान, वहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है वो दिया जा रहा है। अब इसके पीछे की भी कहानी बता दूं। जो चेंजेस हो रहे हैं, जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें थी बताई हमने। अभी रोजगार के मोर्चे पर बहुत कुछ किया जाना है। रोजगार के जो नए अवसर होने चाहिए थे वो उस तरह से नहीं हो पाए हैं क्योंकि कोविड संकट भी है, वहाँ पर तरह तरह के चैलेंजेस हैं, बॉर्डर पे अलग चैलेंजेस हैं, इंटरनल भी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन डेवलपमेंट की प्रोसेस शुरू हो गई है। कई बड़े प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की स्थिति में हैं, हर तरह से काम हो रहा है और कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं होने देना एक बड़ी सक्सेस है। ये सारी बदलाव की चीज़ें हैं। अभी कश्मीरी पंडितों का कैसे पुनर्वास होगा, कैसे फिर से डायलॉग डेवलप किया जाएगा, जो अभी जिस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है कि सैफुद्दीन सोज को बोलने नहीं दिया गया, ये एक एजेंसीज को मैसेज देना पड़ेगा कि इस तरह का मैसेज नहीं जाना चाहिए। जिनको हम कहते हैं कोर्ट में कि डिटेंशन नहीं है, उसका पालन किया जाना चाहिए। देखिए, सच बोलना और सच को अमल में लाना दोनों जरूरी है। राजनीति में कई बार कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, कई बार इस तरह के लोगों को भी नज़रबंद, हिरासत में रखना है, गिरफ्तार करना, वो रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। लोकतंत्र में संवाद एक बेहतर तरीका है और मेरे ख्याल से कश्मीर में आने वाले दिनों में इसकी भी शुरुआत होगी। बात कर रहा हूं पाकिस्तान के हरकत की। निशाने पाकिस्तान का जिक्र मैंने किया था एक बार पहले, अभी फिर किया और उसे थोड़ा डिटेल में बात करना चाहता हूं। निशाने पाकिस्तान दे करके और अपने एक इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज का नाम, उसके किसी विभाग का नाम गिलानी साहब के नाम पर करके पाकिस्तान ने स्पष्ट मैसेज दिया है कि वो हिंदुस्तान के आंतरिक मामलों में दखल करता है, दखल देता है और उसकी कोशिश होती है कि वो यहाँ पर अस्थिरता फैलाए। गिलानी साहब पाकिस्तान की नुमाइंदगी कश्मीर में रह करके कर रहे हैं। गिलानी साहब को जो भी जानते हैं
उन्होंने कभी भी हिंदुस्तान के आइन के दायरे में, हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में बात करना मुनासिब नहीं समझा। अगर वो 370 के भी पैरोकार थे, अगर वो जम्मू कश्मीर के भी पैरोकार थे, तो जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान में हुआ था। 370 भी हिंदुस्तान के आइन में, हिंदुस्तान के संविधान के तहत स्टेटस मिला हुआ था। लेकिन वो व्यक्ति इन सारी चीजों को धता बताते हुए कभी भी हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में बात करने को तैयार नहीं हुआ। मुझे याद है अमित शाह जी ने कहा एक बार पत्रकारों से बातचीत में, जब उनसे पूछा गया कि आप डायलॉग क्यों नहीं करते, डायलॉग तो अटल जी ने भी किया था, डायलॉग तो करना चाहिए, 370 आपने खत्म कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि यही सवाल गुलाम नबी आज़ाद ने संसद में उठाया था, राज्यसभा में उठाया था, और मैंने शाम को उनको फोन घुमा दिया और मैंने फोन पर पूछा कि आज़ाद साहब, मैं आज से ही बात शुरू करना चाहता हूं, लेकिन बताइए किससे बात करूं? क्या भारत के संविधान के तहत बात करूं या इस संविधान के दायरे के बाहर बात करूं? जो लोग हैं जिनसे आप बात करने की बात कह रहे हैं, आपसे तो हमारी बात होती है, आप भी जम्मू कश्मीर के नेता हैं, और भी तमाम नेताओं से बात होती है, बात हो सकती है, लेकिन जिन अलगाववादी नेताओं से बातचीत की बात की जाती है, अगर वो हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में बात करना नहीं चाहते तो उनसे किस संविधान के तहत बात करूं? और मैं इसकी तस्दीक नहीं करता, लेकिन कहा जाता है कि सामने वाले निरुत्तर हो गए। तो ये सवाल हैं, अगर हिंदुस्तान के संविधान को ही कोई व्यक्ति नहीं मानता और वो पाकिस्तान के एजेंडे पर खेल रहा है, तो उससे बातचीत कैसे हो? और जम्मू कश्मीर जिसका विलय आधिकारिक तौर पर वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत राजा हरि सिंह ने जिन परिस्थितियों में किया था, उस वक्त रजवाड़ों के पास ये विकल्प था, या तो पाकिस्तान में जाए या तो हिंदुस्तान में आए। महाराजा हरि सिंह ने ये चॉइस चुनी जब वहाँ कबायलियों को और पाकिस्तानी सेना के सहयोग से जो आक्रमण किया गया, जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उनको लगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सुरक्षित रखना है तो हिंदुस्तान के साथ रहना होगा। तो विलय हुआ जम्मू कश्मीर के। हालांकि एक अलग त्रासदी हुई कि जम्मू कश्मीर 5 हिस्सों में था, जो 5 उसके पार्ट, जो प्रमुख पार्ट कहे जाते हैं। जम्मू कश्मीर एक राज्य था कि उसे 5 हिस्से, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, 3 हिस्से तो जम्मू कश्मीर में रहे, लेकिन गिलगित और बाल्टिस्तान एक पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में, एक अलग रूप में इस राज्य से अलग रहा। वो हमारा हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, लेकिन एक साजिश के तहत वो पाक के कब्जे में चला गया। पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। वो आज भी हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है। हमारे संविधान के तहत, हमारे संसद के प्रस्ताव के तहत वो हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है, और हमारी रणनीति है, संसद का प्रस्ताव है, और ये किसी दल का प्रस्ताव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव नहीं है, नरेंद्र मोदी सरकार का प्रस्ताव नहीं है, संसद का यूनानिमस प्रस्ताव है कि गिलगित बाल्टिस्तान पीओके, जो भी पाक अधिकृत कश्मीर का जो हिस्सा है वो भारत का हिस्सा है, हमारा अभिन्न हिस्सा है, और उसको हम लेकर रहेंगे। तो जो अगली प्लानिंग है, अगली योजना है, अगली रणनीति है, क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं? ऐसे तमाम सवाल अभी आएंगे, आने वाले दिनों में बात करेंगे, बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। लेकिन 370 किन परिस्थितियों में आया था, जम्मू कश्मीर को बचाने का जब अस्तित्व आया था, तो राजा हरि सिंह ने क्या विकल्प चुना था, ये थोड़ी थोड़ी चर्चाएं हमने की है। इतिहास आप भी पढ़ते होंगे, देखते होंगे, समझते होंगे। और आज जो स्थिति हुई, जिस स्थिति में 370 खत्म हुआ और 1 साल जो बीता है, वो 1 साल ये संकेत देता है कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो गई है और कदम आगे बढ़ चुके हैं। और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी नापाक हरकतें करे, उसके नापाक मंसूबे कभी भी कामयाब इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये किसी एक दल विशेष का मसला नहीं है, ये हिंदुस्तान के दिल का मसला है। फिर से दोहराता हूं, ये किसी दल का मसला नहीं है, हिंदुस्तान के दिल का मसला है। जम्मू कश्मीर हमारा है, था, रहेगा, और जम्मू कश्मीर का केवल लद्दाख, जम्मू और कश्मीर नहीं, गिलगिट और बाल्टिस्तान भी हमारे दिल में है, और इस दिशा में हमारे कदम देर सवेर आगे बढ़ेंगे। हाँ, फिर से इस राइडर के साथ कि जो हमारे लोग हैं, देर सवेर उनसे बातचीत भी शुरू हो और इस तरह के वीडियो वायरल नहीं हो कि उनको बात करने से रोका जा रहा है, क्योंकि इसका मिसयूज, इसका दुरुपयोग पाकिस्तान अपने कुप्रचार के एजेंडे पे कर सकता है,
चंद लोगों की, चंद सुरक्षा कर्मियों की नासमझी की वजह से, वो चीज़ों को सही तरीके से नहीं समझ पाने की वजह से कुछ गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ, जरूरी है, एक पत्रकार के नाते ही नहीं, एक देशवासी के नाते मैं यहाँ पर जब बात करता हूँ एक पत्रकार के रूप में अपने संस्मरण कई बार सुनाता हूँ, कई बार, लेकिन ना तो किसी संस्थान से कोई सरोकार होता है, ना मेरे उस पत्रकारिता के पेशे का संबंध होता है। मैं जो कुछ अर्जित करता हूँ, थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस, वो एक आम नागरिक के नाते भी शेयर करता हूँ यहाँ पर, और उस नाते कहता हूँ कि मेन स्ट्रीम लीडर भी अगर राह भटक करके पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं तो शायद मजबूरी होती है प्रशासन की कि उन पर रोक लगानी ही पड़ेगी, उन पर नकेल कसनी ही पड़ेगी, और ये भी हिंदुस्तान के दिल की आवाज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।